Assalamu alaikum जी. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. आज के सेशन में हम आर्टिकल 248 को डिस्कस करेंगे. ये जो हम बहुत सुनते हैं, सदर को इस्तिस्ना हासिल है, फिर गवर्नर को इस्तिस्ना हासिल है. अब इसी आर्टिकल में हमें बताया गया है कि क्या हम इनके अगेंस्ट कोई सूट फाइल कर सकते हैं, क्या हम इनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस फाइल कर सकते हैं. हम मिनिस्टर्स हो गए, चीफ मिनिस्टर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गया, क्या हम इनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस फाइल कर सकते हैं. ये बड़ा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 248. द हेडिंग इज़ प्रोटेक्शन टू प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर एट्सेट्रा. कि प्रोटेक्शन जो दी गई है उनको उससे रिलेटेड है. सब आर्टिकल 1, द प्रेसिडेंट, पहली बात प्रेसिडेंट, अ गवर्नर, दूसरा गवर्नर, द प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म एंड फेडरल मिनिस्टर्स जो वफाकी वज़ीर होते हैं. अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो वज़ीर ममलिकत छोटे वाले वज़ीर होते हैं. चीफ मिनिस्टर जो किसी भी सूबे का चीफ वज़ीर आला होता है. एंड अ प्रोविंशियल मिनिस्टर जो सूबाई वज़ीर होते हैं. ये सारे सदर, गवर्नर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर, वज़ीर ममलिकत, वज़ीर आला और वो जो सूबाई वज़ीर होते हैं shall not be answerable to any court for the exercise of powers and performance of functions of their respective offices. यहाँ तक कह रहे हैं कि ये आंसरेबल नहीं होंगे किसी भी कोर्ट को जो कुछ भी उन्होंने पावर्स यूज़ की हैं, जो कुछ भी उन्होंने एक्ट्स परफॉर्म किए हैं, उन्होंने उसके लिए अपने ऑफिसेज के टर्म के दौरान जब वो पावर में थे, उनके पास जो पावर्स थी, उन्होंने जो काम किया, उसके लिए वो आंसरेबल किसी कोर्ट को नहीं होंगे. और फॉर एनी एक्ट डन, या कोई भी किसी किस्म का उन्होंने एक्ट किया हो और परपोर्टेड टू बी डन इन द एक्सरसाइज ऑफ दोज पावर्स एंड परफॉर्मेंसेस ऑफ दोज फंक्शंस. यहाँ पे जो सब आर्टिकल 1 में कहा गया ना कि जितने भी है सदर, वज़ीर आज़म वगैरह, कह रहे हैं कि ये किसी भी कोर्ट को जो इनके पास पावर्स हैं, जो इन्होंने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, जो इन्होंने एक्ट्स परफॉर्म करने हैं, वो जब ये करेंगे तो उसके लिए ये किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं होंगे. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में 248 में इनको प्रोटेक्शन दी गई है, बट फिर इन पे नैब के कानून के अंडर क्यों केसेस बनाए जाते हैं. देखिए, जो नैब का कानून है वो एक स्पेशल लॉ है. अगर ये इन्होंने एक्ट्स वगैरह जो भी इनको यहाँ पे तो कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन दी जा रही है, बट व्हाट अगर किसी ने उसमें करप्शन की हो, सो वो अगर फॉल कर रहा है उस नैब लॉ के अंडर, तो फिर उनको ट्राई किया जाता है. जैसे बहुत सारे मिनिस्टर्स वगैरह पे केसेस वगैरह होते हैं, वो एक अलग डिबेट है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ. जनरल प्रिंसिपल जो हमें सब आर्टिकल 1 में बताया गया, यहाँ पे हमें ये कह दिया गया कि भाई इनके अगेंस्ट जब इन्होंने कोई परफॉर्मेंस करनी है, अपने फंक्शंस की, जो इनको पावर्स को यूज़ किया है इन्होंने, उससे रिलेटेड ये आंसरेबल नहीं होंगे किसी भी कोर्ट को. अब ये सब आर्टिकल 1 के साथ एक प्रोवाइजो ऐड की गई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल बी कंस्ट्रूड एज रिस्ट्रिक्टिंग द राइट ऑफ एनी पर्सन टू ब्रिंग अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द फेडरेशन और अ प्रोविंस. वो कहते हैं ये हमने ऊपर सब आर्टिकल 1 में जो प्रोटेक्शन दी गई है कि अगर कोई ये सदर, गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आला वगैरह को मिनिस्टर अगर कोई अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है तो वो आंसरेबल नहीं होंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट कर रहा है किसी भी पर्सन को कि अगर वो कोई अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स करना चाहता है फेडरेशन के अगेंस्ट या फिर किसी प्रोविंस के अगेंस्ट, किसी वफाकी हुकूमत के अगेंस्ट या किसी सूबाई हुकूमत के अगेंस्ट, तो वो नहीं कर सकता. इसका मतलब ये नहीं है. अगर कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जिससे कोई पर्सन इफ़ेक्ट हो रहा है तो वो उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स कर सकता है, लेकिन उसमें वो पार्टी बनाएगा फेडरेशन को, या फिर अगर प्रोविंस में है तो प्रोविंस का मैटर है तो वो प्रोविंस को बनाएगा. वो रेलेवेंट जो मिनिस्ट्रीज़ होंगी उनके थ्रू फेडरेशन को या प्रोविंस को पार्टी बनाएगा. ये नहीं होगा कि अगर कोई वफाकी हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया तो वो अगर कोई सिविल सूट फाइल करना चाहता है या रिट पिटीशन फाइल करना चाहता है तो वो प्राइम मिनिस्टर को पार्टी बना दे, या सूबे में अगर है तो वो चीफ मिनिस्टर को या किसी मिनिस्टर को पार्टी बना दे. नहीं, वो फेडरेशन को पार्टी बना सकता है. उसके अगेंस्ट वो किसी भी किस्म की अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स को रिट फाइल कर सकता है, कोई सिविल सूट फाइल कर सकता है, लेकिन वो पार्टी फिर उसमें फेडरेशन को बनाएगा
थ्रू दैट मिनिस्ट्री, या फिर अगर सूबे में है तो वो सूबे को पार्टी बनाएगा, प्रोविंस को पार्टी बनाएगा, सूबाई हुकूमत को पार्टी बनाएगा थ्रू दैट मिनिस्ट्री। सो इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्शन तो है इन सब को, लेकिन अगर कोई बंदा इफ़ेक्ट हुआ है तो वो अपनी जो प्रॉपर प्रोसीडिंग्स हो सकता है वो फेडरेशन और सूबे के अगेंस्ट कर सकता है। सब आर्टिकल 2, no criminal proceedings whatsoever shall be instituted or continued against the president or a governor in any court during his term of office। सब आर्टिकल 2 में ये कहा गया है कि जो गवर्नर है और जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है, ये दो, इनके अगेंस्ट किसी भी किस्म की कोई क्रिमिनल केस है वो इंस्टीट्यूट ही नहीं किया जाएगा। कब? जब उनकी टर्म्स ऑफ ऑफिस है, कोई सदर है उसका वो अपने अभी तक है सदर, वो हटा नहीं है अपने ओहदे से, या गवर्नर है वो अभी तक अपने ओहदे से हटा नहीं है, तब तक उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस फाइल ही नहीं किया जाएगा, इंस्टीट्यूट ही नहीं किया जाएगा। और अगर कोई पहले से चल रहा है तो उसको कंटिन्यू नहीं रखा जाएगा। कब तक नहीं रखा जाएगा? जब तक कि वो सदर के ओहदे पे बैठा हुआ है या वो गवर्नर के ओहदे पे फाइज है, तब तक, जब तक उनकी ऑफिस की टर्म है तब तक ना तो इंस्टीट्यूट किया जाएगा कोई क्रिमिनल केस, ना ही अगर पहले था तो वो कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन जब ख़त्म होगी उनकी कोई वो अपने ओहदे से जब वो हटेंगे तो फिर उसके बाद अगर कोई पहले भी केस था तो वो दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन उनकी ऑफिस की टर्म जब तक होगी तब तक के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट वन, सब आर्टिकल 3, नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और imprisonment of the president or a governor shall issue from any court during his term of office। यानी जब तक कि वो अपने ओहदे पे फाइज है, ना तो गवर्नर को ना सदर को अरेस्ट किया जा सकता है, ना ही उनको इम्प्रिजनमेंट में भेजा जा सकता है। ये इम्यूनिटी भी इनके पास है। नेक्स्ट इज सब आर्टिकल 4, नो सिविल प्रोसीडिंग्स। यहाँ पे अब सिविल प्रोसीडिंग्स की बात है। 3-4 में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी, यहाँ पे सिविल प्रोसीडिंग्स है 4 में, सब आर्टिकल 4 में। नो सिविल प्रोसीडिंग्स इन विच रिलीफ इज़ क्लेम्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और अ गवर्नर शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। कह रहे हैं कि कोई किसी भी गवर्नर के अगेंस्ट या किसी भी सदर के अगेंस्ट, जब वो सदर है या गवर्नर है, उस टाइम के दौरान किसी भी किस्म की सिविल प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट इंस्टीट्यूट नहीं की जा सकती इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन और नॉट डन बाय हिम इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। चाहे उन्होंने किसी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई काम किया या नहीं किया, वेदर बिफोर और आफ्टर ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। चाहे वो जो काम उन्होंने किया था वो सदर या गवर्नर बनने से पहले किया था, या जब सदर और गवर्नर वो बन गए उस दौरान उन्होंने किया है, तो उनके अगेंस्ट कोई सिविल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट नहीं की जा सकती। मैं रिपीट करता हूँ, किसी भी गवर्नर या सदर के अगेंस्ट किसी भी किस्म के सिविल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट नहीं की जाएंगी जब वो सदर के ओहदे पे है इस वक्त, या वो गवर्नर के ओहदे पे है। उन्होंने अगर कोई काम अपने सदर या गवर्नर बनने से पहले किया है या बनने के बाद किया है या नहीं किया, दोनों सूरतों में उनके अगेंस्ट एक सिविल प्रोसीडिंग्स फाइल नहीं की जाएंगी। लेकिन कब की जाएंगी वो आगे बता रहे हैं। अनलेस एट लीस्ट 60 days बिफोर द प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड notice in writing has been delivered to him or sent him in the manner prescribed by law। लेकिन यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट बता रहे हैं कि आप ऊपर तो कह रहे थे कि आप सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने करनी है तो 60 days पहले, वो इंस्टीट्यूट करने से पहले वो सिविल प्रोसीडिंग्स आपने एक नोटिस देना है सदर को या गवर्नर को, भाई हम आपके अगेंस्ट जो सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये उनको डिलीवर करना है या उनको भेजना है, जो भी प्रोसीजर लॉ में प्रेस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंगली ये 60 days का नोटिस भेजना ज़रूरी है, फिर आप सिविल प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट कर सकते हो। स्टेटिंग द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग्स, उस नोटिस में आप बताओगे कि किस किस्म की प्रोसीडिंग्स है। द कॉज ऑफ एक्शन, जो भी कॉज ऑफ एक्शन है वो बताओगे। द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द पार्टी बाई होम द प्रोसीडिंग्स आर टू बी इंस्टीट्यूटेड। उस पार्टी का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ उसकी रेजिडेंस बताई जाएगी उस नोटिस में। एंड द रिलीफ विच द पार्टी क्लेम्स, और जो भी रिलीफ क्लेम किया गया वो उस नोटिस में बताया जाएगा। अब अगर हम इस आर्टिकल 248 को सम अप करें तो पहली बात तो ये है कि देखें, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, फिर उसके बाद फेडरल मिनिस्टर, सूबाई मिनिस्टर, फिर वज़ीर जो ममलिकत होते हैं,
इन सब ने अगर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई पावर्स को एक्सरसाइज किया हो या कोई अपने फंक्शंस को परफॉर्म किया हो, तो उसके लिए ये किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं होंगे, पहली बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगर पर्सन के वफाक या सूबे के अगेंस्ट किसी किस्म की प्रोसीडिंग्स कर ही नहीं सकता। अगर कोई पर्सन अफेक्टेड है तो वो वफाक या सूबे को पार्टी बना के उनके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट जो प्रोसीडिंग्स है वो कर सकता है किसी भी किस्म की। सेकेंडली, दूसरी बात, जो सदर और गवर्नर है, इनके अगेंस्ट किसी भी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, जब वो अपने ओहदे पे इस वक्त मौजूद हैं सदर या गवर्नर, उस दौरान ना तो किसी भी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट की जा सकती हैं, या फिर अगर किसी भी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पहले थी उनके ओहदे पे आने से पहले, तो वो कंटिन्यू नहीं करेंगी तब तक जब तक वो अपने ओहदे पे हैं। उसके बाद हो सकता है, लेकिन उस दौरान नहीं हो सकता। दूसरी बात, यहाँ पे इस सब आर्टिकल 2 में हमें समझ आती है कि ये इम्यूनिटी जो दी गई है, ये प्रोटेक्शन जो दी गई है, वो सिर्फ सदर और गवर्नर को है। इसका मतलब जो बाकी सारे हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, जितने भी बाकी मिनिस्टर्स हैं, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस फाइल भी किए जा सकते हैं, और उन पे अगर उनके अगेंस्ट को पहले केसेस चल रहे थे तो वो कंटिन्यू भी करेंगे। ये इम्यूनिटी सिर्फ सदर और गवर्नर की हद तक है। फिर जो इनको अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता सदर और गवर्नर को, और इनको इम्प्रिजनमेंट में भी नहीं भेजा जा सकता। कब तक? जब तक ये अपने ऑफिस में हैं, जब तक ये सदर और गवर्नर हैं, उस अरसे तक सेम। अब इसका मतलब ये है कि ये इम्यूनिटी भी सिर्फ सदर और गवर्नर को है। बाकी मिनिस्टर्स जितने भी हैं, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, उनको ये इम्यूनिटी नहीं है। सिर्फ दो का नाम लिखा। तीसरी बात, अगर आपने गवर्नर या सदर के अगेंस्ट कोई सिविल प्रोसीडिंग्स किसी ने करनी हो तो ज़रूरी है, अगर उन्होंने कोई काम किया है, उनके अगेंस्ट कोई पर्सन सूट फाइल करना चाहता है या, तो इस सूरत में उसको इंस्टीट्यूट करने से 60 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा इनको, सदर को या गवर्नर को, और उसमें सारा कुछ उसको डिटेल्स वगैरह देनी पड़ेंगी कि क्यों दे रहा है, क्या रिलीफ क्लेम कर रहा है, क्या कॉज ऑफ एक्शन है जिसकी बेस पे वो ये सिविल प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट करना चाहता है। सो अगर तो नोटिस दे दिया तो फिर वो प्रोसीडिंग्स हो सकेंगी, अदरवाइज़ वो प्रोसीडिंग्स, वो सिविल प्रोसीडिंग्स भी नहीं हो सकती। तो ये इम्यूनिटी थी मेनली, ये जो प्रोवाइड की गई हैं, ये सदर और गवर्नर के लिए हैं। इसमें जो वज़रा की हद तक है, जिसमें सारे ही आ जाते हैं, वो सिर्फ उस हद तक है कि अगर उन्होंने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई पावर्स को यूज़ किया है या फिर कोई फंक्शंस परफॉर्म किए, उस हद तक वो सिर्फ आंसरेबल नहीं है। बाकी उनके अगेंस्ट सिविल केस भी हो सकता है, बाकी उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस भी हो सकता है, उनको इस किस्म की इम्यूनिटी फर्दर नहीं दी गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 248। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।